नमस्कार बच्चों। आप जो ये चित्र देख रहे हैं, ये मशहूर पक्षी विज्ञानी सालिम अली जी का है। आज हम इन्हीं के बारे में पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। आइए इसको शुरू करते हैं। इस पाठ को लिखा है जाबिर हुसैन जी ने। आइए जाबिर हुसैन जी के बारे में पढ़ते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित, प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण। हिंदी गद्य साहित्य की एक विधा है संस्मरण, जिसको कि इन्होंने इसको संस्मरण लिखा है सालिम अली जी का, और उसको डायरी की शैली में लिखा है, जैसे हम डायरी लेखन करते हैं। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया। सालिम अली का स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली जो है वो हमारे दिल को छूती है। तो आइए अब हम जानते हैं सालिम अली जी के बारे में और इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, हुजूम यानी भीड़, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, मतलब बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। कि उनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, उनको शहर का वातावरण पसंद नहीं था, तो वो वहां से दूर जंगलों में चले जाते थे। पक्षी विज्ञानी थे वो, पक्षियों को देखना उनको अच्छा लगता था। लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो इससे आखिरी बार पलायन कर रहे हैं। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अगर कोई चाहे उनको दोबारा जीवित करना, तो अब उनको जीवित नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो चाहता होगा कि वो ऐसे सोए हुए पक्षी को जगाए। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा, यानी पुरानी बातों को अभी भी याद दिला देगा।
हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? लेखक एक प्रश्न खड़ा कर रहा है। तो वो कह रहा है कि क्या सालिम अली का ये जाना, यूं इस तरह जाना भी क्या उसको खाली कर पाएगा? जैसे हम आज तक कृष्ण को और उसकी बांसुरी को और उनके जादू को नहीं भूल पाए, क्या सालिम अली को क्या हम भूल पाएंगे? ऐसे मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, यानी 100 साल से कुछ दिन ही बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे और वो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी, कि उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने बताया कि पूरी घाटी को क्या नुकसान हो जाएगा। पूरी घाटी रेगिस्तान में बदल जाएगी, पूरा जंगल जो है वो नष्ट हो जाएगा। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं लेखक। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कि सभी को जीने का हक है, चाहे वो हिमालय या लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, या हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी व्यक्ति हों, वहां रहने वाले जानवर हों, वहां के पक्षी हों, सबको जीने का हक है। उनके जीवन के लिए कौन अब वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। डीएच लॉरेंस बहुत बड़े प्रकृतिवादी कवि थे। उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से जब लोगों ने अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें तो फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती। बहुत बड़े प्रकृतिवादी थे वो पक्षियों से बातें करते थे, जानवरों से बातें करते थे, पेड़ों से बातें करते थे वो। तो इसीलिए उसकी पत्नी ने कहा कि मैं उनके बारे में इतना नहीं जानती जितना वो जो चिड़िया है, वो गोरैया है, वो उसके बारे में जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना।
मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। कि बचपन में एक बार उनकी एक एयरगन से जो है नीलेकंठ की गोरैया घायल हो गई थी, यहां से उनके मन में पक्षी जो प्रेम है वो जागृत हुआ। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, मॉडल बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जैसे हमारा सागर समुद्र अथाह होता है, इसका ना कोई ओर है ना कोई छोर है, वो बहुत गहरा है, उसको आप पार नहीं पा सकते। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, यायावरी मतलब घुमक्कड़पन से, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया वो मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? ये याद करते हुए हमारे लेखक सालिम अली जी को। बच्चों आइए इसके प्रश्न करते हैं हम। पहला प्रश्न है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि बचपन के दिनों में सालिम अली की एयरगन से एक नीले कंठ वाली गोरैया जो है वो घायल हो गई थी। बस उसी घटना ने सालिम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया और उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और वो ताउम्र पक्षियों की खोज में लगे रहे और उसी खोज ने उनको जीवन की दिशा दी। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई? कि एक बार सालिम अली जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से जाकर मिले और उन्हें बताया केरल की साइलेंट वैली के बारे में और रेगिस्तानी हवा के झोंकों के बारे में। उन्होंने उस खतरे के बारे में बताया कि इससे क्या होगा, पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचेगा, कैसे जंगल समाप्त हो जाएगा, है कैसे पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचेगा, सब कुछ रेगिस्तान में बदल जाएगा। तो ये सुनकर जो है उनकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि वो खुद भी जो है मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे और वो अवश्य ही पर्यावरण से संभावित खतरे को भाप गए होंगे, समझ गए होंगे और उसकी कल्पना भी जो है प्रधानमंत्री जी ने कर ली होगी। इसी वजह से उनकी आंखें नम हो गई होंगी। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? कि जैसा कि मैंने आपको बताया, डीएच लॉरेंस बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े प्रकृतिवादी कवि थे। वो पक्षियों से बातें करते थे, पेड़ों से बातें करते थे, उनके बारे में लिखते थे। इसलिए उन्होंने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि छत पर बैठने वाली गोरैया मुझसे ज्यादा वो जानती है। वो कह रहे उनकी जो जीवन था वो एक खुली किताब के समान था, सब कुछ खुला खुला था, वो बहुत ही सादा व्यक्ति था, उसके बारे में पक्षी तक सब कुछ जानते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। डीएच लॉरेंस का जीवन भी बड़ा खुला खुला सादा था, बड़े प्रकृतिवादी थे। ऐसे ही जो है हमारे जो सालिम अली जी थे, उनका जीवन भी ऐसे ही था, सादा खुला और प्राकृतिक नैसर्गिक, उसमें ना कोई बनावट थी, सब कुछ कुदरती जिंदगी का नमूना था उनके अंदर। दूसरा है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका मतलब है कोई जो व्यक्ति मृत हो चुका है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, कि वो लौट कर फिर नहीं आता, चाहे उसे आप जीवित करने कितने लाखों प्रयास कर लें, कितनी उसमें सांस देने की कोशिश कर लें, हरकत देने की कोशिश कर दें, तब भी वो व्यक्ति दोबारा जीवित नहीं हो पाएगा। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। कि सालिम अली को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता था, जैसे सागर को नहीं बांध सकते, ना उसका कोई और है ना कोई छोर है, वो बहुत गहरा है? उसकी हम नाप ही नहीं सकते सागर को।
इसी तरीके से हमारे सालिम अली जी भी थे। वो हर वक्त काम में लगे रहते थे, बंधन रहित रहते थे, नैसर्गिक व्यक्ति थे वो। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। पहली तो ये लगी कि उनकी भाषा में रवानी है, सीधी एवं सरल है। लेखक की शैली बड़ी चित्रात्मक है। उन्हें बड़ी बखूबी से कृष्ण के वृंदावन वर्णन का चित्रात्मक शैली से प्रयोग किया है अपने इस लेख में, और उसको जोड़ा है सालिम अली जी से जाकर। तीसरा, इसमें लेखक ने बहुत सारे तत्सम शब्दों का भी, उर्दू शब्दों का भी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे नैसर्गिक, समर्पित, विलीन, ये सारे तत्सम शब्द हैं। और उर्दू फारसी के कौन से शब्द, जैसे हुजूम, मौत, माहौल, और अंग्रेजी के फॉल ऑफ स्पैरो। छठा प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहले तो सालिम अली जो है वो पक्षी विज्ञानी थे, हर समय पक्षियों की खोज में लगे रहते थे। दूसरा, हमारे लेखक ने बताया वो बड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, हमेशा भ्रमणशील यायावरी से वो परिचित थे और हमेशा घूमने चले जाते थे, पक्षियों के पीछे चले जाते थे हमेशा। तीसरा, सालिम अली जी जो है पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति बहुत सचेत थे। इन्होंने उदाहरण जो दिया है केरल की साइलेंट वैली वाला, वो प्रधानमंत्री से भी जाकर मिले। और सालिम अली सभी पक्षियों की, पशुओं, जानवरों की भी वकालत करने वाले व्यक्ति भी थे वो। सालिम अली एक नैसर्गिक और प्राकृतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। सातवां प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। ये पूरा जो संस्मरण है डायरी शैली में लेखक ने लिखा है प्रसिद्ध वैज्ञानी, पक्षी वैज्ञानी सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद की घड़ी में उन्होंने इस दुख को सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। यह शीर्षक जो है सालिम अली को समर्पित किया उन्होंने, उनकी स्मृति को। तो पूर्णतः उचित है और बड़ा ही आकर्षक है और बड़ा ही मार्मिक शीर्षक है ये। बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।